Hello, welcome all. How are you students? I hope आप सब अच्छे से होंगे और साइंस के लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, वर्क और एनर्जी। यहाँ पे जो है आज वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। वर्क यानी कि कार्य, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, बट यहाँ पर जो है हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि कार्य क्या है, कार्य के प्रकार क्या है, कब कहा जाता है कि कार्य हुआ है या कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब बात करते हैं कि कार्य हुआ है, हमने ये कार्य किया या ये कार्य नहीं किया। और जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हम सब कुछ ना कुछ तो कार्य करते रहते हैं, बराबर है। जैसे सपोज कोई लड़की पढ़ रही है, ठीक है। कोई भी लड़की है वो एक साइड में बैठ के अपनी किताब पढ़ रही है। और सपोज कोई लड़का है और वो फुटबॉल खेल रहा है। फिर कोई बच्ची है जो टीवी देख रही है। और कोई है वर्कर जो कोई सामान एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर लेकर जा रहा है। तो इन सभी मामलों में हम क्या कहेंगे कि कार्य हुआ है, बराबर है। लेकिन अब उसमें भी जो है डिवाइडेशन है कि किस तरह का कार्य हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो लड़की किताब पढ़ रही है, बराबर। तो जो लड़की किताब पढ़ रही है तो हम जानते हैं कि उसने कुछ ना कुछ कार्य किया है, ओके। लेकिन क्या कहीं कोई विस्थापन हुआ है? जैसे हम कहते हैं कि कार्य कब पता चलेगा कि कार्य हुआ है। अब जैसे जो लड़की पढ़ रही है उसने कार्य तो किया है, लेकिन कोई भी वस्तु यहाँ से वहां नहीं जा रही है, तो उसने मानसिक कार्य किया है, बराबर है। तो जैसे मन से मानसिक कार्य उसको आप बोलेंगे, लेकिन कोई विस्थापन नहीं हुआ है, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई है। अब जैसे जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो आप देखेंगे कि वो एक ही सेकंड में कहीं और होगा और दूसरे सेकंड में वो कहीं और खड़ा होगा, बराबर है। अब तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कोई लड़की टीवी देख रही है, तो वो भी एक जगह पर बैठी हुई है, वो यहाँ से वहां मूव नहीं हो रही है, आराम से बैठ के टीवी देख रही है। तो यहाँ भी जो कार्य है वो जो है शून्य कार्य हो जाएगा। और समझो जो वर्कर है वो एक चीज को दूसरी जगह उठाकर लेकर जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो कार्य जो है वो धनात्मक कार्य होगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, इन तीन चीजों में, इन तीन कैटेगरीज में कार्य जो है हमारा डिवाइड होता है। आप हम बहुत डिटेल में इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो जनरल इन सब आइडिया से, जनरल बहुत सारे आइडियाज है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो अपने टॉयज को खींचते हुए लेके जाते हैं, राइट। फिर जैसे कोई कार दूसरी कार को खींचते हुए लेके जा रही है, तो यहाँ भी हम कहते हैं कि कार्य हुआ है, बराबर है। और जैसे कि बंद पड़ी हुई गाड़ी को अगर आप धक्का दे रहे हो तो ये कार्य का एग्जाम्पल है। फिर आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हो, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, ये कार्य है। फिर अगर आप गतिशील गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप बैठे हो और आप उसको ब्रेक लगा रहे हो, तो यहाँ भी आप कार्य कर रहे हो। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि सामान्यतः किसी भी शारीरिक या बौद्धिक कृति को कार्य संबोधित करने की प्रथा है। यानी कि हमने जो शारीरिक कार्य किया, शारीरिक कार्य किसमें आपको दिखाई दिया, जैसे कि बच्चा जो फुटबॉल खेल रहा है, बराबर। और व्यक्ति जो सामान को यहाँ से वहां उठाकर रख रहा है, तो ये शारीरिक कार्य हो गया। अब बौद्धिक कार्य जैसे कि जो पढ़ाई कर रहा है या जो टीवी देख रहा है, ठीक है, तो ये बौद्धिक कार्य में आ गया। तो जब हम चलते हैं या जब हम दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा कार्य करने में हम उपयोग में लेकर आते हैं, ठीक है। ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य कैसे होगा? तो ऊर्जा और कार्य तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब जो लड़की पढ़ रही है, तो जो अध्ययन कर रही है लड़की, उसने भी कार्य तो किया है, कार्य हो रहा है, लेकिन वो कौन सा कार्य है? वो मानसिक कार्य है, बराबर। तो एक जनरल जो कार्य का डेफिनेशन या परिभाषा हमको समझ में आती है वो क्या है कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर, उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी दो चीजें इंक्लूड हुई हैं? पहली चीज हुई है बल। कोई तो पिंड है,
ठीक है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी है, उस पे अगर बल प्रयुक्त करा जा रहा है तो वो जो पिंड है या व्यक्ति है या जो वस्तु है वो एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित यानी कि उसकी जगह बदल जा रही है। पहले वो समझो ए बिंदु पे है और फिर थोड़ी दूर जाके 2 मीटर पे वो बी बिंदु पे आया, तो हम कहेंगे कि इस पर बल लगा और उस बल लगने की वजह से जो है वो विस्थापित हुआ, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ है। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट ध्यान दो कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने देखी वो है बल और कौन सा है, और जो है विस्थापन, बराबर। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बल, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे वहां पे है ये विस्थापन। ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। अब पदार्थ पे प्रयुक्त किए गए बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और पदार्थ के बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो बल है इसका जो सूत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्य इज इक्वल टू जो है बल गुणे विस्थापन। ये देख रहे हैं आप लोग, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। कार्य यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी पिंड पे हम बल प्रयुक्त करते हैं और अगर उसकी जगह बदलती है, विस्थापन यानी जगह बदलना, वो कोई एक दूरी तय करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में। आप जानते हैं दूरी, और हम पढ़ चुके हैं दूरी और विस्थापन के बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, यानी कि एक वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। तो अगर मैं इस बल और विस्थापन का गुणा कर दूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या होगी? कार्य होगी। तो यहाँ पर है कार्य बराबर, ये सूत्र बच्चों आपने बहुत ध्यान से याद करना है, ये आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे आपको ये जो है काम आएगा। कौन सा सूत्र? कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। अब जैसे कार्य ऊर्जा मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे इसको आप एक डायग्राम के हिसाब से समझे, जैसे ये पिंड है, ठीक है, इस पे जो है बल प्रयुक्त किया गया है, एफ बल प्रयुक्त, बल यानी फोर्स, बराबर, और फोर्स से लिया गया है एफ। ठीक है, तो इस पिंड पे अभी ये पिंड यहाँ पर है और इसको फोर्स बल प्रयुक्त किया गया है और इसकी दिशा बदल रही है या इसकी जगह बदल रही है। ये पिंड समझो यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो क्या हुआ है, अगर पिंड की जगह यहाँ से यहाँ तक बदलती है इसका मतलब क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। विस्थापन किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे या डी से दर्शाएंगे। क्लियर हुआ? तो हमको सूत्र क्या मिला? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस ले लो, आप विस्थापन एस ले लो, या फिर आप यहाँ पे डी लिया गया है, डी यानी डिस्टेंस और एस यानी विस्थापन। तो जो सूत्र है हमारा W इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, बराबर। एफ जो है यहाँ पे फोर्स है और डी या एस जो है यहाँ पे विस्थापन है, और W इज इक्वल टू क्या है? वर्क यानी कार्य। ठीक है, तो अब देखो सेम चीज है यहाँ पे, किया गया कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। ये हमारा सूत्र है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्य के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? धीरे धीरे हम बिल्कुल उस तरफ बढ़ रहे हैं कि कार्य को 3 भागों में कैसे कैटेगराइज करना है। तो कार्य के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? अभी जो हमने देखी, सबसे पहले तो दो चीजें बहुत जरूरी है, बल और विस्थापन, क्योंकि उन्हीं के गुणनफल से हमको क्या मिलेगा? उनको उन्हीं के गुणनफल से हमको मिलेगा कार्य। ठीक है, अब जो है वस्तु पर बल लगना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स तो होना चाहिए और वो वस्तु पे लगना चाहिए, और उस फोर्स की वजह से उसमें विस्थापन, लगाए गए बल से विस्थापन होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये दो चीजें जरूरी है, ये हमने समझा। अब हमको समझना है कि बल किस दिशा में लग रहा है, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में विस्थापन हो। बहुत पॉसिबल है और ऐसा होता है कि जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उस दिशा में जो विस्थापन ना हो के किसी और दिशा में हो रहा है। तो इन शर्तों
से हम डिसाइड करेंगे कि ये किस प्रकार का कार्य हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे दीवार है, आप देखो यहाँ पे दीवार है और इसके ऊपर आप लगा रहे हो फोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया है। तो हमारे कितना भी फोर्स लगाने से क्या कोई दीवार एक जगह से दूसरी जगह जाएगी क्या? नहीं। आई होप यहाँ पे कोई सुपरमैन नहीं है ना, ठीक है। तो दीवार जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी, लेकिन फोर्स तो लगा है, बराबर है। और जो दीवार के ऊपर फोर्स लगाया गया है, तो जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें से एक जो है, यानी कि ये वाली शर्त जो है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, तो वो तो लग रहा है, लेकिन दूसरी शर्त जो है कि उसका विस्थापन, लगाए गए बल से विस्थापन होना चाहिए, तो ये विस्थापन जो नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कार्य होगा हम उसे क्या कहेंगे? शून्य कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हम उसको कहेंगे कि शून्य कार्य हुआ है। यानी कि वस्तु पर बल लग रहा है, लेकिन जो दूसरी आवश्यक शर्त है विस्थापन वाली, वो पूरी नहीं हो रही है। तो अगर वो पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि जो कार्य तो हुआ है, तो उसको हम किस में कैटेगराइज्ड करेंगे? उसको हम शून्य कार्य में कैटेगराइज्ड करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ रहा है। ये जो है, जो कार्य है उसका सूत्र है कार्य यानी वर्क का W इज इक्वल टू, अब बल गुणे विस्थापन, तो बल को कहते हैं फोर्स, तो फोर्स का F गुणे विस्थापन यानी कि S। अब जैसे अगर हम इसकी इकाई निकालेंगे, इसकी इकाई हम और डिटेल में निकालेंगे, बट जस्ट यहाँ पर ये स्लाइड में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फोर्स, जो बल हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी इकाई, उसको नापने की इकाई क्या है? न्यूटन, बराबर। ये देखो यहाँ पे फोर्स की इकाई है न्यूटन। और विस्थापन यानी क्या है? दूरी, बराबर। तो दूरी किस में नापते हैं हम? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन जो एसआई यूनिट हम उसको मीटर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा F गुणे S हमको मिल गया न्यूटन मीटर, यानी कि ये किसकी इकाई हो गई? वर्क की इकाई हो गई, बराबर। तो W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ओके, तो न्यूटन मीटर जो है, इसको एक और नाम दिया गया है, वो है जूल, ठीक है। सो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, इसको हम सीजीएस यूनिट भी निकालेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो आप सूत्र समझ गए हैं, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ की जो इकाई है वो है न्यूटन, और विस्थापन S की इकाई जो है वो मीटर। तो कार्य यानी कि वर्क, उसकी एक इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। तो कार्य की इकाई न्यूटन मीटर, और उसकी दूसरी इकाई यानी कि न्यूटन मीटर को ही एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं जूल। तो कार्य की इकाई क्या है बच्चों? न्यूटन मीटर या फिर जूल। किसमें? एसआई इकाई में। सीजीएस हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सेम चीज है, कार्य का एसआई मात्रक जो दिया है, W इज इक्वल टू कार्य, F इज इक्वल टू बल की इकाई है न्यूटन, S ले लो या D ले लो, उसकी इकाई है मीटर, विस्थापन। तो दोनों को मिला के बन गया न्यूटन मीटर, जिसका दूसरा नाम है जूल। यहाँ पे क्लियर हुआ बच्चों? अब जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स, जो मैंने आपको दीवार का एग्जाम्पल दिया था कि ये इतनी मोटी दीवार है, और अगर हम उसको पुश करते भी हैं तो ऑब्वियसली बल तो लगाया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रही है। तो जो दो आवश्यक शर्तें थी उसमें से एक पूरी नहीं हो रही है। तो अगर पूरी नहीं हो रही है तो ये फिर ये कौन सा कार्य हो जाएगा? शून्य कार्य हो जाएगा। अब उसके नीचे जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये बंद पड़ी हुई गाड़ी है, ठीक है। अब इसको एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है, तो इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो अगर ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? देखो यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। और अगर जो कार मूव हो रही है तो वो भी किस डायरेक्शन में हो रही है? वो इसी डायरेक्शन में हो रही है। यानी कि लगाया गया बल और जो विस्थापन है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये जो कार्य होगा वो कौन सा होगा? धनात्मक कार्य होगा। ये तो बहुत ही क्लियर है। तो आपको क्या समझ में आया कि दोनों अगर सेम दिशा में है, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा अगर सेम है, तो वो कार्य जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब यहाँ पे जैसे 1 न्यूटन का कार्य किया गया है और 1 मीटर का समझो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ है। जैसे ये गाड़ी है, समझो कोई वस्तु है या कोई बॉक्स है जिसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो है इसी डायरेक्शन में जो है क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बराबर। और जो वस्तु है वो इसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। इसका मतलब उसने समझो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ये जो वस्तु है वो 1 मीटर तक विस्थापित हुई, मतलब उसकी जगह एक जगह से दूसरे बिंदु पर पहुंची है। तो इसका मतलब है व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अगर आपने जैसे ये वाला एग्जाम्पल दोगे तो सबको आपको बचपन के दिन आपके याद आ जाएंगे, जब आप छोटे थे तो इस तरह के टॉयज से आप जरूर खेले होंगे, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, टॉयज पे धागा बांधकर या कोई रस्सी बांधकर बड़े आराम से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने क्या किया है, जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इस तरफ लग रहा है और वस्तु भी जो है वो इसी तरफ मूव कर रही है। लेकिन आप देखोगे जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, और क्या वस्तु बिल्कुल सीधे सीधे उसी डायरेक्शन में आती नहीं, उसका थोड़ा बहुत जो एंगल होता है वो चेंज होता है। कभी एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण बन जाता है, कभी अधिक कोण बनता है, कभी लंबवत जो विस्थापन होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि कार्य कितने भागों में कैटेगराइज्ड होगा। अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाली कार फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगा रही है, लेकिन जो दूसरी वाली कार है वो बिल्कुल सीधे सीधे इसके पीछे नहीं होगी, थोड़ा सा आगे पीछे ही होगी ऑब्वियसली। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है बच्चा जो गाड़ी खींच रहा है, छोटे बच्चे द्वारा गाड़ी खेलते समय उसके द्वारा लगाया गया जो बल है और गाड़ी का जो होने वाला विस्थापन है वो एक ही दिशा तो सेम है, लेकिन जो उसका जो एंगल है वो डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो उसी प्रकार जो बड़ा वाहन है उसके द्वारा जो छोटे वाहन को खींच कर ले जाते हुए हमने बहुत बार देखा है, तो इस समय भी बल और विस्थापन की दिशा जो है समान नहीं होगी, अर्थात विस्थापन की दिशा से कुछ अंश का कोण जो है बल पर लगाया गया होगा। अब जैसे छोटा बच्चा खिलौने की गाड़ी धागे की सहायता से खींच रहा है, तब बल धागे की दिशा में लगाया है और गाड़ी जो है क्षैतिज समांतर पृष्ठभाग पर खींची जाती है। तो इस समय किया गया कार्य जो है वो ज्ञात करने के लिए लगाए गए बल को विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल में रूपांतरित करना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो यहाँ पे जो है माना प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया बल F है और विस्थापन की दिशा में जो बल लगा है वो F1 है और विस्थापन हुआ है S। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे खींचा, F के तरफ से खींचा जा रहा है, लेकिन जो विस्थापन की दिशा में जो बल लगा है वो F1 है और यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हुआ है। तो इस समय जो किया गया कार्य, तो सूत्र तो हमको पता है, बराबर है। सूत्र जो है W इज इक्वल टू FS, यानी कि किया गया कार्य जो है वो बल गुणे विस्थापन है। अब यहाँ पे जो बल है धागे की दिशा में अर्थात क्षैतिज के समांतर रेखा में कुछ अंश के कोण पर प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर F का क्षैतिज के समांतर दिशा में कार्य करने वाला घटक जो है वो है F1। तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से यहाँ पे जो बन रहा है एंगल थीटा, बराबर। तो अगर इसका मैं कॉस थीटा निकालूं तो उसका सूत्र क्या है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कोण की संलग्न भुजा बराबर डिवाइड बाय कर्ण। अब यहाँ पे कर्ण कौन है, ये कर्ण है, और संलग्न भुजा कौन है, ये वाला है, राइट। तो हमको आंसर क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय F, ये हमको सूत्र मिला। और यहां से हमने सूत्र निकाला F1 इज इक्वल टू F cos थीटा। ठीक है, इसलिए इस बल द्वारा किया गया कार्य हो गया W इज इक्वल टू F cos थीटा S। अब इस S को उठा के F के साथ रखा तो हमको एक प्रॉपर सूत्र मिला है, W इज इक्वल टू F S cos थीटा। अब बच्चों जिस हिसाब से ये cos थीटा होगा, ध्यान देना यहाँ पे, जिस हिसाब से ये cos थीटा यानी कि जैसा भी एंगल बनेगा, अगर इसको हम यहाँ पर बार बार मान इसका रखेंगे तो हमको किया गया कार्य जो है, हमको किया गया कार्य पता चलेगा और उसी के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कार्य कैसा है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे बंद जो गाड़ी है अगर उसको हम धक्का मार रहे हैं तो बल और विस्थापन की दिशा क्या है, समान है, तो वो धनात्मक कार्य हो जाएगा। अगर मैं दीवार को धक्का मार रही हूँ तो कार्य तो हुआ है लेकिन जो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, तो वो कौन सा कार्य हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा। बराबर है। अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी पे आपने ब्रेक मारा है, तो आप चला रहे हो वो फोर्स अलग है, और आपने जब ब्रेक मारा है तो वो रुक गई है, तो विस्थापन उल्टी दिशा में हुई है। इसका मतलब क्या हुआ है, वो ऋणात्मक कार्य हो गया। तो हम जो टोटल डिवाइड हम करेंगे कार्य कितने में, 3 कार्य में, जिसके हमने उदाहरण भी देखे और आगे देखे भी वाले हैं। ठीक है। तो ये जो सूत्र है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी 1 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। अब इस 1 को उठा के मैं इसमें रख दूं, इस इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में, यहाँ पे जो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, अगर यहाँ 1 रखा तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस, करेक्ट। अगर इस वैल्यू में मैं 0 रख दूं, यानी कि थीटा अगर लंबवत है, जो बल की दिशा है और जो विस्थापन की दिशा है अगर एक दूसरे से लंबवत है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और cos 90 होता है 0, और इस 0 को उठाकर मैं अगर इसमें रखूं तो ये एफ एस इंटू 0 पूरा ही 0 हो जाएगा। तो मुझे जो कार्य मिला है वो कितना हो गया, वो 0 मिल गया यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा वाला जो है, अगर वो 180 डिग्री एंगल बनता है उल्टा, यानी कि ऋणात्मक, तो मुझे cos थीटा की वैल्यू मिलेगी -1। अब मैंने -1 यहाँ उठा के रखा, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा कार्य का वो -fs मिलेगा। आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं समझा रही हूँ कि cos थीटा की वैल्यू, अगर जो एंगल 0 है मतलब क्या, जिस दिशा में फोर्स लगाया गया है बिल्कुल उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो तब तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। बराबर। जब एंगल नहीं बनेगा तो उसकी cos थीटा वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर 1 आ जाए, मैं इसमें 1 रखूं तो 1 का तो वैल्यू नहीं है, तो W इज इक्वल टू 1 का वैल्यू मतलब 1 एफ इंटू वही वही आएगा, एफ आएगा। तो मुझे ये सूत्र मिल गया, W इज इक्वल टू एफ। तो ये जो निष्कर्ष है यहाँ हमने क्या लिखना है कि ये धनात्मक कार्य होगा। ठीक। अब वापस से इस सूत्र पे जाते हैं। अगर जो जिस दिशा में फोर्स लगाया है, ठीक है, और लेकिन विस्थापन हो ही नहीं रहा है तो 90 डिग्री का कोण हो रहा है, तो cos थीटा 0 हो जाएगा। और अगर इस में मैं 0 रखूं तो ये पूरा ही 0 कर देगा, तो W बराबर मुझे आंसर मिलेगा 0। और 0 मिला है मतलब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये शून्य कार्य हो गया। नेक्स्ट, अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब पूरा ही उल्टा जा रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू -1। अब इस -1 को उठाकर मैं इसमें रखूं तो ये क्या हो जाएगा, -fs हो जाएगा। और अगर माइनस आ गया है, दैट मीन्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि ये कार्य क्या है, ये कार्य ऋणात्मक कार्य है। आप देखेंगे अगले साइड में, देखो इस तरह से कि cos थीटा की वैल्यू अगर 1 है, तो इस cos थीटा में मैं 1 डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा fs हो जाएगा। तो वो कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये पॉजिटिव धनात्मक कार्य होगा। अब अगर cos थीटा की वैल्यू मैं 0 रखूं तो ये तो पूरा ही 0 कर देगा, तो यानी कि कार्य कितना हुआ, 0, यानी कि ये कौन सा कार्य है, ये शून्य कार्य है। ठीक है। अब अगर cos थीटा की वैल्यू है -1, अगर इस cos थीटा में मैं इसको -1 की वैल्यू डालूं तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू -fs, यानी कि ये कौन सा कार्य है, ऋणात्मक कार्य। तो अब आपको समझ में आया बच्चों, जो कार्य है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य में क्या होता है कि, एक सेकेंड, धनात्मक कार्य में आप यहाँ पे देखो ये वाला, कि जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान है, तो जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान है, तो आप कौन सा वाला एग्जांपल देना पसंद करोगे, जैसे कि बंद पड़ी हुई गाड़ी को धक्का देना। ठीक है। तो ये उस टाइम पे क्या है, बल भी समान है, विस्थापन भी समान है, तो उस समय उस बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक है। बराबर। दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम दूसरा देखते हैं ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में तो हम जानते हैं जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि इसमें आप कौन सा एग्जाम्पल देना पसंद करोगे, गतिशील गाड़ी को ब्रेक लगाना, यानी हम चल किसी और दिशा में रहे हैं, फिर जब हम बल लगा रहे हैं
तो वो फटक से गाड़ी रुक गई, बराबर, तो यानी कि दोनों ऑपोजिट हो गया। तो उस समय जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। अब तीसरा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, जिस समय बल लगाने पे विस्थापन होता ही नहीं है, बिल्कुल विस्थापन नहीं होगा। जैसे कि आप बोलो कि कोई भी आप एक बॉल को धागे से बांध के गोल 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 अगर घुमाते हो तो क्या होता है, उस समय पे जो बल और विस्थापन जो है वो एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उस समय जो है बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। और जैसे दीवार को धक्का लगाना, वो भी हमने देखा, तो वो भी जो है वो वहां पे कार्य क्या हो रहा है, शून्य कार्य हो रहा है। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये बंद गाड़ी को धक्का मार रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है बल की दिशा, यहाँ पे जो है बल की दिशा इस तरफ है, दिख रहा है बच्चों। और ये जो गाड़ी का विस्थापन होगा वो भी कौन सी दिशा में होगा, सेम दिशा में होगा, दोनों की दिशा सेम है। तो ये कार्य क्या हो गया, कार्य धनात्मक हुआ। ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, दूसरा वाला, जिसमें जो गाड़ी को ब्रेक लगा रहा है, तो इसकी जो दिशा है गाड़ी की, जो बल की दिशा है वो विस्थापन तो उस तरफ हो रहा था, लेकिन इसकी जो ब्रेक लगाया उसने तो वो उल्टी दिशा में लगाए, तो इसीलिए गाड़ी रुक जाती है ना। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक कार्य में चला जाएगा। अब जैसे ये बच्चा है, ये धागे से बांध के बॉल को गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। तो पहले इसकी दिशा यहाँ पर हुई, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह, फिर इस तरह से ये क्या कर रहा है, गोल गोल घुमा के फिर से उसी जगह पर आ जा रहा है। तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं है, बराबर। तो जब विस्थापन 0 है तो फिर ये जो है दिशा इसकी जो है बल की और जो विस्थापन है वो एक दूसरे के लंबवत हो गए। और अगर लंबवत हो गए यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्य शून्य हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। अब जैसे इनको देखिए, ये महाशय बहुत आराम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या है, शून्य कार्य है, ठीक है ना। अब जैसे एंगल के हिसाब से भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक कार्य में आप मैंने आपको बताया कि दोनों की दिशा समान होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कि जैसे देखो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और विस्थापन भी उसी तरफ होना चाहिए। तो ये दोनों का, जिस तरह से आप ये देख रहे हो, एक सेकेंड, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आप देखो इस दिशा में है, और जो उसका विस्थापन हो रहा है वो भी उसी दिशा में हो रहा है, लेकिन इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, जैसे कि जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होगी तो जो थीटा है वो 0 होगा। तो उस समय जो है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक होगा, सॉरी। उसके बाद अब जैसे ये गाड़ी पे ब्रेक लगने वाला जो मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव कार्य है, जैसे कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख रहे हो ये जो वस्तु है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन है या दीवार है समझो ये, तो ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो यहाँ पे जो है दोनों की दिशा जो है, फोर्स लगाया गया बल की दिशा उल्टा है, और जो फ्रिक्शन है, विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये जो है ऋणात्मक कार्य हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे फोर्स लगाया जा रहा है और फ्रिक्शन उल्टी दिशा में है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऋणात्मक कार्य हो गया। अब जैसे कि जैसे लंबवत शून्य कार्य किसे कहते हैं, अब यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में है, बराबर है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से जो विस्थापन हो रहा है वो 90 डिग्रीज पे हो रहा है, कोण जो बन रहा है आप देख सकते हो वो 90 डिग्रीज पे बन रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे शून्य कार्य कहेंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। अब हम सूत्र तो हम बहुत अच्छे से जान गए हैं और हमारे दिमाग में हमेशा सूत्र बैठा रहेगा। क्या है कार्य का सूत्र, कार्य यानी वर्क, ठीक है, और वर्क यानी कि W यहाँ पे लिया है, एक सेकेंड, ये W है वर्क। और इसका सूत्र क्या है बच्चों, क्या मैंने आपको बताया था कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर हम कहते हैं कि वो कार्य हुआ है। तो कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। बल यहाँ पर है फोर्स और विस्थापन है S, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वापस से बाइफरकेट कर लिया कि ये Fs जो है वो F एंड S अगर सेम डायरेक्शन में है
तो ये क्या हो जाएगा, W जो है पॉजिटिव, यानी कि कार्य धनात्मक होगा। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दो जो है इसको हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, यहाँ पे कुछ नया एग्जाम्पल लेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो है W इज इक्वल टू एफ एस, ये आपको एकदम से रट्टा मारना है बच्चों, W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस, राइट। अब ये जो है अगर एफ एंड एस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये W इज इक्वल टू माइनस वी, यानी कि ये ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। एफ एंड एस अगर सेम डायरेक्शन है तो W इज पॉजिटिव, यानी कि जो किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा। एफ एंड एस अगर ओपोजिट डायरेक्शन में है तो किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, इसको एक छोटे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। और आप ये ऑब्वियसली ये बहुत बार सबने ये किया है और खेला है। जब आप बॉल लेते हो, क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल ही खेलते हो, तो आप देखते हो अगर आपने गेंद को ऊपर की ओर उछाला, ठीक है, सबने किया है, हम सब ने कितनी बार ये गेम खेले होंगे और किए हैं इस तरह से, राइट। बचपन में या अभी भी सबका फेवरेट गेम होता है क्रिकेट, ऑब्वियसली। तो अभी जैसे आपने गेंद ली है और उसको आप ऊपर की तरफ उछाल रहे हो ठीक है। अब आप यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देख सकते हो। आपने गेंद को ऊपर की ओर उछाला और आपको पता है क्या गेंद हमेशा ऊपर ही चली जाएगी? नहीं, नहीं ना, वो नीचे भी आएगी ऑब्वियसली। तो क्यों नीचे आएगी? कौन सा फोर्स उसके ऊपर कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो नीचे आएगी? जिसकी वजह से वो नीचे आएगा वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, ठीक है ना। तो हमने इसका फोर्स लगा के ऊपर की तरफ भेजा और वो ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, वो नीचे की तरफ आया। तो आप देख रहे हो कि लगा हुआ फोर्स यानी कि जो बल है वो ऊपर की तरफ है, उसके बाद जो वापस यानी विस्थापन ऊपर की तरफ गया, फिर ये वापस नीचे भी आ रहा है, राइट। तो लगा हुआ फोर्स जो है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे अभी हमने देखा था फोर्स और विस्थापन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा ऋणात्मक। फिर से एक बार आपको बताती हूँ, जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि जो एंगल बनेगा, आप देखो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री उल्टा ही, टोटल उल्टा, तब उस बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आपने जो गेंद है वो ऊपर उछाली और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वो कार्य करके वापस गेंद नीचे आ रही है, तो यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो धनात्मक है। अब अगर समझो आप किसी टेरेस पे खड़े हो, ठीक है, आप टेरेस पे गए हो और वहां पे गेंद के साथ खेल रहे हो और वहां से जो आपने गेंद को है नीचे फेंक दिया। आप वापस से समझ रहे सिचुएशन, ये सिचुएशन अलग थी और ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। ये सिचुएशन जो पहले वाली सिचुएशन थी वो उसमें आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हो और आपने गेंद को ऊपर उछाला है, ठीक है। तो इसका आप देखोगे गेंद जैसे गई है, उसके बाद उसके ऊपर जो बल लगा है, जो बल उसके ऊपर लगा है, ग्रेविटी का जो बल लगा है, वो उसको नीचे खींच कर लेकर आ रही है, ठीक है। तो वहां पे जो किया गया कार्य था वो क्या हो गया था, ऋणात्मक कार्य हुआ था। और यहाँ पर जो सेकेंड सिचुएशन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप सीधा टेरेस पे गए हो, किसी भी टेरेस पे गए हो और वहां से जो है गेंद को आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है। वहां से जब आप गेंद को नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो देखो वह गेंद ऊपर से नीचे आई, यानी कि विस्थापन जो हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है, सेम डायरेक्शन में हुआ है। और उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वो भी नीचे की तरफ ही है, यानी दोनों सेम दिशा में है। क्लियर हुआ ये आइडिया सबको? दोनों सेम दिशा में है, इसलिए जो है इस कार्य को क्या कहेंगे, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक कार्य कहा जाएगा। तो ये ऋणात्मक कार्य हो गया और ये धनात्मक कार्य हो गया, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एक और अगर आपको दिखाऊं मैं कि अब इसमें ऋणात्मक कार्य एक और है, जैसे कि किसी ने आपके साथ सामने गेंद फेंकी है और आपने गेंद को पकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे दोनों फोर्स अप्लाइड का डायरेक्शन अलग है और यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है विस्थापन का डायरेक्शन अलग है और जो फोर्स अप्लाइड है वो अलग है। तो दोनों की दिशा यहाँ पे भी जो है एक दूसरे के विपरीत है। फिर से मैं आपको डेफिनेशन याद दिलाती हूँ कि जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, उस समय जो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, ठीक है।
तो ये हमको 3 चीजें कौन सी समझी हैं, फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है, अब जो कार्य, सबसे पहले कार्य क्या है, बल गुणे विस्थापन, बराबर। किसी भी वस्तु पे, किसी भी पिंड पर जो बल प्रयुक्त किया गया है, उस पिंड का अगर उसमें विस्थापन हो रहा है, 2 आवश्यक शर्तें हमने देखी थी कि सबसे पहले तो बल लगना चाहिए, दूसरा जो है वो कि विस्थापन होना चाहिए। तो कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, तो बल होना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। अब इस बल और विस्थापन में क्या कम्युनिकेशन है, राइट, कि किस दिशा में हो रहा है, उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे कि इसको 3 पार्ट में। सबसे पहले धनात्मक कार्य, फिर ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ओके, तो धनात्मक कार्य कैसे, हमने देखा कि जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान हुई, उस समय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हुआ। फिर जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हुई, तो उस समय बल द्वारा किया गया कार्य हमने ऋणात्मक कार्य लिया। फिर थर्ड है, जिस समय बल लगाने पे विस्थापन ही नहीं होगा, यानी कि दोनों शर्तें ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो उस समय बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे और उस समय बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य कार्य होगा। ये कार्य का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यकार, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, इसलिए और भी ज्यादा समझ में आता है। अब जैसे इकाई के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ाया था कि कार्य की इकाई हमको कैसे डेरिवेट करनी है और उन इकाइयों में भी एक दूसरे में क्या संबंध है। जैसे कि वापस से हम वही इस पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि क्या जरूरी है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, बराबर। फिर से W इज इक्वल टू FS। अब बल और विस्थापन, तो इन दोनों का हम अलग अलग जो है इकाई निकालते हैं। पहले भी हमने निकाला था, मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, मैं आपको बताती हूँ। कार्य बल की इकाई क्या है, फिर विस्थापन की इकाई क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे देखो। कार्य का SI मात्रक जो था वो W, फोर्स जो है न्यूटन, बराबर, और S जो है या D जो है वो मीटर, तो इसकी इकाई क्या हो गई थी, न्यूटन मीटर हो गई थी। ठीक है, तो उसी इस तरह से बल की इकाई जो है वो न्यूटन है और विस्थापन की इकाई मीटर, यानी कि बल को मापते हैं न्यूटन में और जो विस्थापन को मापते हैं मीटर में। तो इसीलिए कार्य की इकाई क्या हो जाएगी, दोनों का गुणा करो, न्यूटन मीटर, बराबर। अब इस न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या दिया है, जूल। ओके, तो इतना तो हमको पहले से ही क्लियर था। अच्छा, एक जूल कैसे कहेंगे कि एक जूल कार्य हुआ है, कैसे कहेंगे, तो एक जूल कार्य हम जानते हैं, जूल क्या है, न्यूटन मीटर है, बराबर। तो 1 न्यूटन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन अगर होता है, तो किए गए कार्य को 1 जूल कहते हैं। यानी कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1J इज इक्वल टू 1N गुणे 1M। ये भी हम पहले देख चुके हैं, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर, बराबर है, यहाँ पे W इज इक्वल टू FS और F की वैल्यू 1 न्यूटन, S की वैल्यू 1 मीटर। तो 1 जूल कार्य कैसे किया गया है, कैसे पता चलेगा कि 1 जूल कार्य हुआ है, तो यहाँ सूत्र पे एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूत्र पे एकदम क्लियर है कि 1 जूल कार्य हुआ है। ये कैसे पता चलेगा, तो 1 जूल बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में ही 1 मीटर विस्थापन अगर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने 1 जूल कार्य किया है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि 1 न्यूटन बल की क्रिया द्वारा किसी पिंड का जो है बल की ही दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने 1 जूल का कार्य किया है। क्लियर हुआ यहाँ से। अब जैसे वापस से सेम स्लाइड पे आते हैं। अब ये हमको मिल गया 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर, ये मिल गया। ये तो सीजीएस जो है प्रणाली में जो बल की इकाई है डाइन और विस्थापन। अच्छा, सीजीएस में जैसे बल में आपने देखा न्यूटन बोलते हैं, बल की इकाई जो बड़ी इकाई वो न्यूटन है, बस एसआई प्रणाली में जो इकाई है वो न्यूटन है। तो इसकी जो छोटी इकाई है उसको न्यूटन की जगह पे डाइन, ठीक है, तो ये डाइन है, उसका न्यूटन की जगह पे उल्टा आप कर दो डाइन। और विस्थापन की इकाई, बड़ी इकाई क्या है, मीटर है, उससे भी बड़ी इकाई क्या है, किलोमीटर है, राइट। लेकिन हम
एसआई प्रणाली में मीटर लेते हैं, तो सीजीएस प्रणाली में मीटर से छोटी इकाई कौन सी होती है? सेंटीमीटर होती है। तो क्लियर हुआ। तो न्यूटन की छोटी इकाई हो गई डाइन, और मीटर की इकाई हो गई, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे न्यूटन है अपनी बड़ी इकाई, ठीक है, न्यूटन, और यहाँ पे जो इकाई है वो है मीटर। तो इसकी जो छोटी इकाई हो गई, अब वो हो गई क्या? डाइन। मीटर की, न्यूटन की जगह पे डाइन, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया था? न्यूटन मीटर हो गया था। ये देखो यहाँ पे, ये जो है एसआई प्रणाली में न्यूटन मीटर हुआ था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, डाइन सेंटीमीटर। अब जो न्यूटन मीटर है, इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? जूल। ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर का भी कोई दूसरा नाम होना चाहिए, तो डाइन सेंटीमीटर का दूसरा नाम है अर्ग। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, अब जो एक अर्ग जो है, अब पहले हमने एक जूल निकाला, तो अब उस हिसाब से हमको एक अर्ग निकालना पड़ेगा। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली जहां जहां न्यूटन था वहां वहां डाइन लिखना है, और जहां जहां मीटर था वहां वहां सेंटीमीटर लिखना है। तो देखो, इससे हमको समझ में आ रहा है कि एक अर्ग का क्या डेफिनेशन है। एक डाइन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य को एक अर्ग कहते हैं। तो एक अर्ग बराबर क्या है? एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इस जूल और अर्ग में हमको जो है क्या बताना है? संबंध बताना है। हम जानते हैं जूल जो है बड़ी इकाई है, और अर्ग जो है वो छोटी इकाई है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स के बराबर है? मतलब 10⁵ डाइन होता है, तब वो 1 न्यूटन होता है, मतलब इतना बड़ा है वो। और कितने सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है? आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो हमको जबानी याद है ना? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर। तो वैसे ही 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। तो जहां जहां 1 न्यूटन है, जैसे कार्य हमको क्या मिला है? बल गुणे विस्थापन। तो बल की जगह 1 जूल बराबर कितना है? 1 न्यूटन मीटर है। तो 1 न्यूटन की जगह पे, इस 1 न्यूटन की जगह पे हमने क्या लिखना है? 10⁵ डाइन, बराबर ना? और 1 मीटर के जगह पे क्या लिखना है? 10⁵ यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो जब मैं 10⁵ इंटू 10⁵, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, 5 + 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। यानी कि 1 जूल बराबर है 10⁵ अर्ग के, यानी जूल इतनी बड़ी संख्या है, 10⁵ अर्ग अगर हम करेंगे तब हमको जाकर 1 जूल मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों ये सबको? ये आइडिया क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, और आप तो ऑब्वियसली अच्छे बच्चे हो तो सब जानते ही हो, राइट, और अच्छे से समझते भी हो। सो कार्य की इकाई, आपको 2-3 चीजें इसमें बहुत अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले सूत्र W = Fs, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। और कार्य की इकाई क्या है? एसआई इकाई, बड़ी इकाई क्या है? न्यूटन मीटर है। छोटी इकाई क्या है? डाइन सेंटीमीटर है। और कार्य की जो एसआई प्रणाली में जो दूसरी इकाई है वो जूल, और सीजीएस प्रणाली में जो इकाई है वो है अर्ग। न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर, जूल, अर्ग। और जूल और अर्ग में क्या संबंध है? ये आपको रिक्त स्थान में बहुत बार पूछा जा सकता है बच्चों। तो 1 जूल = 10⁵ अर्ग। ठीक है, अब जैसे ये एक फन एक्टिविटी है आपके लिए। जैसे यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये एक मेज रखा हुआ है, मेज के ऊपर एक प्लास्टिक की जो है बॉटल रखी है, और इसमें छेद करके जो है 2 तरफ से धागे बांधे हुए हैं, और इसमें 2 नट यानी कि कोई वजन वजन इसमें लगाया हुआ है। तो अब जैसे इस तरफ का जो है वजन जो है 3 आकृति है। पहले वाले में क्या कर दिया? पहले वाले में जो है वो एक साइड का जो नट है उसी के अंदर डाल दिया है, और दूसरे साइड का नट ऐसे छोड़ दिया है। तो जो आकृति अ है वो कप टेबल पर रखकर एक सिरे का नट प्लास्टिक के कप में रखकर दूसरे सिरे का नट आकृति में दिखाए अनुसार नीचे दिशा में अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा? राइट, तो बहुत आसान है और बहुत बार आपने किया भी होगा, बराबर है। एक साइड से फोर्स लग रहा है, राइट। आकृति अ में देखो क्या हो रहा है, एक साइड से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस कप, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको आकृति समझा दूं अच्छे से। फिर दूसरी आकृति है ब, यानी कि यहाँ पे कुछ कार्य हुआ है, आकृति अ में कुछ कार्य हुआ है इस नट की वजह से या वजन की वजह से, कुछ तो कार्य होगा। तो वो कार्य कौन से इसमें आएगा? जैसे धनात्मक कार्य में आएगा,
या ऋणात्मक कार्य में आएगा या शून्य कार्य में आएगा, या आपको सिर्फ तीन में से एक जवाब देना है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि आकृति अ में क्या किया है, सिर्फ एक कप है और यहाँ पर एक धागा बांधकर यहाँ पर एक वजन डाल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, और जो भी होगा उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, धनात्मक कार्य में रखा जाए, ऋणात्मक कार्य में रखा जाए, या फिर शून्य कार्य में रखा जाए। ओके, दूसरी जो आकृति है वो कप के आगे सरकते समय, अब यहाँ पे जो रखा है तो ये आगे सरकेगा, कप इस तरफ सरक सरक के नीचे आएगा। ठीक है, तो आगे सरकते समय पट्टी लेकर यहाँ पे रुकावट पे दे, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा कि पट्टी रख के रुकावट खड़ी की है हमने, और सिरे का कप जो है उसको रोका गया है। तो यहाँ पे जो कार्य मैंने किया है उस कार्य को कौन से कैटेगरी में आप डालोगे, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। ओके, अब तीसरी आकृति में अगर आप देखोगे कि यहाँ भी धागा बांध के वजन लटकाया गया है, यहाँ भी धागा बांध के वजन लटकाया गया है, दोनों तरफ जो है वो सेम अमाउंट का वजन है। समझो यहाँ पे अगर 0.5 का ग्राम्स का अगर वजन लटकाया गया है तो यहाँ भी 0.5 का, यानी कि दोनों तरफ का जो वजन है वो बिल्कुल सेम लटकाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, और अगर जो कार्य किया गया है तो वो कार्य किस कैटेगरी में आने वाला है। तो आप में से कौन बताएगा मुझे पहला वाला, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि पहले जो आकृति है उसमें क्या होगा और जो कार्य है उसको कौन से कार्य में डिवाइड किया जाएगा। आप बताओ बच्चों, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताती हूँ। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, पहले वो बोलो। पहला वाला धनात्मक होगा। कौन बोल रहा है, पहला वाला धनात्मक होगा। नाम तो बोलो बेटा मेरा अपना। नाम नितिका है। नितिका, ओके हाँ मिस नितिका है। ओके ओके ओके, वेरी पहला गुड वाला बेटा, धनात्मक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो ये है पहला वाला जो है वो धनात्मक कार्य होगा। कैसे धनात्मक होगा, धनात्मक के बारे में आप मेरे को डेफिनेशन जो मैंने बताया था वो बता सकते हो, कैसे धनात्मक होगा, कैसे लगा तुमको, बता सकते हो मुझे, क्या डेफिनेशन बताया धनात्मक कार्य का मैंने। चलो मैं बताती हूँ, ये धनात्मक कैसे। मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ बताओ। इसका बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, इसलिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसका बल, जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है उस समय उस बल द्वारा हो जाए। ठीक है, दूसरा बच्चा बताएगा आकृति बी के बारे में। आकृति बी में क्या हुआ है, वहां पे पट्टी रख के रुकावट पैदा की है। ठीक है, तो इसमें क्या कार्य हुआ है, किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, यहाँ कार्य तो हुआ है लेकिन किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, कोई भी बच्चा बता सकता है, नहीं तो मैं बताऊं। ऋणात्मक कार्य चलो में। मैं बताऊं। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है। ऋणात्मक कार्य होगा। हाँ, यहाँ पे जो है एकदम सही बोला है, ऋणात्मक कार्य हुआ है। तो ऋणात्मक कार्य का क्या डेफिनेशन बताया मैंने आपको, इसका बताओ। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है। बल वेरी और गुड विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि इस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है, और जो एंगल होता है 180 डिग्रीज का होता है, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये ऋणात्मक है। वेरी गुड। अब लास्ट का बचा हुआ है आकृति थर्ड वन, आई होप ये तो सबको मालूम होगा, तो आई थिंक सब लोग जवाब देना चाहते होंगे। तो बताओ, कोई भी एक जन बताओ कि ये जो है कप में दोनों साइड समान जो है नट्स डाले हुए हैं, तो इसमें कौन सा, इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, बताओ बच्चों। हेलो टीचर, मैं बताऊं। हाँ बेटा बताओ। शून्य कार्य हुआ उसमें। शून्य कार्य हुआ है, वेरी गुड। तो उसका डेफिनेशन भी बता दो फटाफट, शून्य कार्य का क्या डेफिनेशन है। क्योंकि टीचर वो लंबावत है ना। हाँ वेरी गुड, जिस समय बल लगाने पर विस्थापन होता ही नहीं है और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री का बनता है, तो उस समय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना टाइम भी खत्म हो रहा है बच्चों। आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए। हेलो टीचर। हेलो, हाँ टीचर, मुझे सब समझ में आया, लेकिन ये कोस थीटा नहीं समझ में आया।
अच्छा, ये जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है, कॉस थीटा जो है, आप यहाँ पे ध्यान दो। इसमें जो है आपको कॉस थीटा पे यहाँ पे ध्यान भी नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि क्या एंगल बना है, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज है वो तो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये वाला जो स्लाइड है उसको देखो। जो एंगल बना है, जैसे कि हम गाड़ी को खींच रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है। तो जब गाड़ी को खींचा जाता है तो छोटे बच्चे जो गाड़ी खींची जा रही है उसकी विस्थापन की और बल की दिशा एक समान नहीं होगी, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो एंगल बनेगा। जैसे कि मैंने आपको जो बच्चे वाला उदाहरण समझाया कि वो धागे की सहायता से उसको खींच रहा है, तो गाड़ी क्षैतिज समांतर पृष्ठभाग पर खींची जा रही है। तो जो कार्य किया गया है उस लगाए गए बल को विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल, यहाँ पे सूत्र ढूंढकर निकाला गया है। सूत्र तो ये हम पहले से जानते हैं, W=Fs, राइट। लेकिन बल धागे की दिशा में यानी क्षैतिज समांतर रेखा से कुछ अंश के कोण पे, ये इंपॉर्टेंट है, जो अंश जो कोण बनेगा उस पे प्रयुक्त किया गया है। तो उस कोण को कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें है। तो इस कॉस थीटा का जो वैल्यू है, जैसे कि कॉस थीटा का वैल्यू होता है, सूत्र है, ये सूत्र ही है कि कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है, कोण की संलग्न भुजा। अब जैसे ये F1 है, ये F है, तो इसकी संलग्न भुजा जो है ये F1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे cos थीटा F1 डिवाइड बाय कर्ण। कर्ण कौन सा होता है, जो तीसरी जो रेखा होती है, यानी कि ये वाली रेखा। तो इससे हमको सूत्र मिला F1 = F cos थीटा, ठीक है। उससे सूत्र मिला W=F cos थीटा S। ये फाइनल सूत्र जो हमको मिला है, इसमें सिर्फ हमको वैल्यूज रखनी है। जैसे कि अगर उनके बीच में कोण 0 बन रहा है तो उसका वैल्यू 1 होता है, वो 1 को आप यहाँ पे रखो तो हमको धनात्मक मिलेगा। अगर वो है 90 डिग्री यानी लंबवत वाला हिसाब जो है, लंबवत बन रहा है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उस जीरो को मैंने उठाकर इस सूत्र में रखा तो मुझे वो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो कार्य शून्य कार्य हो जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में है तो उसकी वैल्यू -1 आती है, सूत्र के हिसाब से उसकी वैल्यू -1 आती है। और अगर उसमें मैं -1 रखती हूँ तो ऋणात्मक में आ जाता है आंसर। और अगर ऋणात्मक में आंसर आ गया है तो फिर वो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव है। देखो ये वाला स्लाइड देखो, अगर धनात्मक में आंसर आ रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर 0 में आ रहा है तो शून्य है, और नेगेटिव में आ रहा है तो वो ऋणात्मक कार्य होगा। क्लियर है बच्चों? हेलो, चलो बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ध्यान देते रहो, एवरीबॉडी बाय।